हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द एडुमिरर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा और विश्वास करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। आप लोग के पढ़ाई लिखाई का भी काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग सेट नंबर 11 की। हम लोग इंडियन पॉलिटी के तहत बनने वाले सभी संभावित प्रश्नों का कलेक्शन डेली यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है और उसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप ले लाया जाता है, ये हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। चाहे आप सिविल के हैं, फिर वनडे के हैं, या फिर टेट के हैं, यूपीएसआई, यूपीपी, जो भी ओवरऑल जो यूपी ट्रिपल एससी यानी कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती हैं, वहाँ अगर पॉलिटी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह हमारे जितने भी क्वेश्चन रखे जा रहे हैं आपके अति संभावित प्रश्न हैं। तो आई होप कि आप इन क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और अच्छे से नोट भी बनाते चल रहे हैं। बाकी कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट में या फिर हमारा जो पर्सनल नंबर है उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या होगी, कोई भी डाउट होगा, क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। और उसके बाद आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन होगा हम लोग का, आपकी स्क्रीन बोर्ड पर देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव डाला है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव डाला है? तो दोस्तों देखिए, ब्रिटिश संविधान, अमेरिका संविधान, या आयरिश संविधान, या भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों दरअसल जो भारत का संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो भारत के संविधान के निर्माण के दौरान बहुत सारे देशों से, अलग अलग देशों से हमारे भारतीय संविधान में देखेंगे, जब स्रोत की बात की जाती है तो बहुत अलग अलग देशों से हमारे भारतीय संविधान में चीज़ें ली गई हैं। संविधान निर्माता लोग 60 से अधिक देशों के संविधान का निर्माण करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जिस देश के संविधान में कुछ अच्छी बातें देखती हैं, उस बातों को हमारे संविधान में रख लिया जाता है। इसीलिए जेनिक्स महोदय कहते हैं कि भारत जो है उधार का थैला है, मगर ये कहना गलत है सरासर कि हमारा जो संविधान है बिल्कुल उधार है। हाँ, कुछ चीज़ें हमारे दूसरे संविधान से ली गई, जैसे ब्रिटेन के संविधान से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन संविधान से हम देखेंगे एकल नागरिकता का प्रावधान, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था जो द्विसदनी है यह लिया गया है। अमेरिका के संविधान से अगर बात करते हैं, यूएसए के संविधान से हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स की बात कर देते हैं, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की और उस पर महाभियोग जैसी बहुत सारी बातें ली गई हैं अमेरिका के संविधान से, है ना। आयरिश संविधान से हम लोग बात करते हैं डीपीएसपी की, है ना, कितने की? डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की जो बात करते हैं हम लोग, यह आयरलैंड के संविधान से, जिसे हम लोग आयरिश संविधान कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग देशों से, कई ऐसे देश हैं जहाँ से ढेर सारी चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलती हैं। यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ा है? तो सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा है दोस्तों? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला जो आया था, भारत शासन अधिनियम 1935, सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव जो होता है इस भारत शासन अधिनियम 1935 का। कहा जाए तो 70 से 75% जो चीज़ें थी दोस्तों, 70 से 75% चीज़ें यह भारत सरकार अधिनियम जो होता है 1935 वाले में से डायरेक्ट एडॉप्ट कर ली गई हैं, और बाकी के अलग अलग देशों से अलग अलग तो चीज़ें ली ही गई हैं। मगर अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। इस प्रकार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो बनेगा आपके लिए, अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस देश में एक अलिखित संविधान है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक देश में अलिखित संविधान है? ठीक है, अलिखित। तो ये अलिखित की अगर बात करता है तो देखिए, जहाँ पे मतलब कि बातों पे आधारित है, यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत, ठीक है। तो देखिए दरअसल अगर बात किया जाए तो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात होगी कि अलिखित है मतलब क्या है, कि लिखा नहीं है, वो अलिखित है, बातों पे आधारित है, परंपरा पे आधारित है। तो ये यूके का संविधान है, ठीक है। अगर यूके कह दिया तो आप डाउट में न रहिएगा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रिटेन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं। तो आप कहेंगे कि यूके का संविधान जो है क्या है? अलिखित संविधान है, ठीक है। कैसा है? अलिखित संविधान है। और दोस्तों अगर बात किया जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखा जाए बाकी की चीज़ें क्या हैं, तो यूएसए का जो संविधान है दोस्तों, यानी कि अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान दोस्तों दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है, ठीक है। क्या है? ये अमेरिका का जो संविधान है दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है, ठीक ना। सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का है? तो आप कहेंगे कि वह अमेरिका का है। और यह कब लिखा गया था दोस्तों? तो ये 1789 में लिखा गया था, ठीक है। 1789 में यह अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है। और पाकिस्तान का तो कोई औचित्य है नहीं, है ना। अब ये ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है, भारत, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर कुछ बातें कभी पूछी जाती हैं तो भारत के बारे में हम लोग कहेंगे कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक ना। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है दोस्तों? तो ये अपने भारत का है, ठीक है।
अपने भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आप लोग नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी पॉइंट्स हैं जो आपके हर एक एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। ये और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया था अलिखित है संविधान, तो यह यूके यानी ब्रिटेन का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो एक बार लाइक भी करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आगे आने वाली अति महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन की सीरीज चलाई जाएंगे वो आपको आसानी से मिल पाएंगे, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रगान है दोस्तों ये पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ गया आपके सामने। देखिए यह जो पूछा जाता है कि कब और कहाँ गाया गया था, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारा राष्ट्रगान जो दोस्तों सबसे पहली बार गाया गया था, कब और कहाँ गाया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 24 जनवरी 1950 इलाहाबाद में नहीं, 24 जनवरी 1950 दिल्ली में नहीं, 26 दिसंबर 1942 कलकत्ता में नहीं, ये गाया गया था 27 दिसंबर जो होता है दोस्तों, यह 1911 में गाया गया था। जो हमारा राष्ट्रगान है ना, जनगण मन है ना, ये जो है हमारा जनगण मन जो गाया जाता है, इसे गाने में जो लगती है समय 52 सेकंड की समय लगती है दोस्तों। कितने समय लगती है? 52 सेकंड लगती है। और ये जो पहली बार गाया गया था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 में, तभी गाया गया था। और ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों? तो ये अगर रचित की बात किया जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा है। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह रचित है हमारा राष्ट्रगान। और ये राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और ये लिखा कैसे गया था? मूल रूप से जो ये लिखा गया था दोस्तों, इसे लिखे जाने की बात की जाए तो बांग्ला में लिखा गया था, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया था? तो यह बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और ये गाया किस भाषा में गया था? तो बांग्ला और हिंदी दोनों में गाया गया था, ठीक है। बांग्ला और हिंदी में दोनों में गाया गया था, जबकि मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। इसे गाने में 52 सेकंड की समय लगती है। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब थोड़ा सा सुनिएगा, मज़े की बात यह होगी यहाँ पे कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कि इसे, ये क्वेश्चन के कारण तो आपका ऑप्शन नंबर डी बन ही गया, इसे भारतीय संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों इसे भारतीय संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया और बाकी के इससे पहले जो कवर किए सारे क्वेश्चन आपको इस हमारे राष्ट्रगान से संबंधित हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्या लगेगा? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए भारत की संविधान सभा की स्थापना किसके तहत की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न बन गया है ना। भारत के संविधान सभा की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? साइमन कमीशन प्रस्ताव पर, क्रिप्स प्रस्ताव पर, माउंटबेटन योजना पर, या फिर उसके बाद कैबिनेट योजना पे? तो दोस्तों देखिएगा, भारत की संविधान सभा की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, यह किस पे हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये हुई थी आपके ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हुई थी? ये कैबिनेट मिशन। ये दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया कब था? तो ये 24 मार्च 1946 को यह भारत आता है। 24 मार्च 1946 को यह भारत आता है और भारत आके मुंबई में आता है। और इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य का नाम आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 3 सदस्य जो होते हैं, सर पैंथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, सर पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। और उसके बाद सर पैंथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, वही क्रिप्स जो क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन के दौरान एक बार आ चुके थे भारत, क्रिप्स। और एक होते हैं एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य जो होते हैं भारत आते हैं। और ये आते कैसे हैं? तो 1946 के दौरान देखेंगे कि 1945 में जब चुनाव हुआ रहता है ब्रिटेन में, तो वहाँ की जब सरकार बदलती है तो वहाँ से जो सर क्लीमेंट इटली की मंत्रिपरिषद से ये 3 सदस्य भेजे जाते हैं और ये 3 सदस्य भारत में आते हैं और एक जो आकर कहते हैं कि नहीं ये भारत में क्या होगी, यह भारत में एक संविधान सभा की स्थापना की बात करते हैं अपने रिपोर्ट में। और ये अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे दोस्तों, इनको जो रिपोर्ट हुई थी 16 मई को रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया था। 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और इस रिपोर्ट में जो बातें की गई थी, कहा गया था कि ये भारतीय संविधान सभा का निर्माण होगा और संविधान का निर्माण, संविधान सभा में बैठने वाले लोग भारतीय होंगे। और इस संविधान सभा के निर्माण के दौरान प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि आएंगे, जिसमें संविधान सभा में संख्या निर्धारित की गई थी 389। ये सारी बातें जो होती है हमारे कैबिनेट मिशन प्रावधानों के तहत जुलाई से अगस्त के माह में चुनाव भी कराया जाता है और संविधान सभा में सदस्य चुनकर जाते हैं, कुछ मनोनीत होकर जाते हैं। यह सदस्य बैठकर हमारे संविधान का निर्माण करते हैं,
ठीक है। तो आप किसके तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हमारे संविधान सभा का यह स्थापना की गई थी। तो आप कहेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बनेगा, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन कहा जाएगा कि भारत में कानूनी संप्रभुता के साथ निहित, दोस्तों भारत में जो कानूनी संप्रभुता है के साथ निहित है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल या संविधान। तो दोस्तों संप्रभुता जो होती है, संप्रभुता क्या होती है देखेंगे हम लोग, बात करते हैं। संप्रभुता का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे सॉवरेनिटी, ठीक ना। क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी। अब ये सॉवरेनिटी जो होती है दोस्तों, ये संप्रभुता क्या होती है तो समझिएगा इसकी परिभाषा जो क्या होती है। संप्रभुता का मतलब ये होता है एक ऐसा देश जो आंतरिक या बाहरी निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च शक्ति अपने पास रखता है, जिसमें कि वह आंतरिक या बाह्य हस्तक्षेप की मनाही होती है। यानी कि जो सरकार होगी वह स्वतंत्र रूप से वह कार्य करने के लिए सक्षम होती है, वह स्वतंत्र रूप से शक्ति सभी उसके पास होती है। तो कहा जाता है कि यह देश क्या है? संप्रभु संपन्न देश है। इस देश के पास अपनी संप्रभुता, जैसे हम कहते हैं हम भारतीय कैसे हैं? संप्रभु संपन्न देश हैं, हमारे पास अपनी सॉवरेनिटी है। तो ये किसके साथ निहित होती है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल या संविधान। तो दोस्तों याद रखिएगा ये संविधान में निहित होती है, ठीक है। कहाँ किसके साथ? क्योंकि संविधान के साथ ही निहित होती है। संविधान क्या है? हमारा एक लीगल डॉक्यूमेंट है ना, तो ये संविधान में ही बातें होती हैं। संविधान क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट है। अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, लीगल डॉक्यूमेंट है। आपके मन में चला होगा न्यायपालिका, तो दोस्तों न्यायपालिका क्या? ये लीगल डॉक्यूमेंट इसका जो है तो ये हमारे संविधान की देख रेख करती है, ठीक ना। न्यायपालिका हमारे संविधान की देख रेख करती है, और ये संविधान जो होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, और इसी के तहत हम लोग देखेंगे हम इसी में निहित है हमारे संविधान में ही निहित है हमारे भारत की संप्रभुता। जो कानूनी संप्रभुता है ये हमारे संविधान में ही निहित है। तो कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6। कहा जाएगा जब भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है तो इसका अर्थ क्या है? दोस्तों जब संविधान जो हमारा कहता है कि हम कैसे हैं? सेकुलरिज्म कंट्रीज़ हैं हमारे, हम कैसे हैं? सेकुलर हैं, ठीक है। तो ये धर्मनिरपेक्ष का घोषित करता है तो इसका अर्थ क्या होता है? धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं, ये बात नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? ये बात नहीं सही है। धर्म को राज्य द्वारा संरक्षण दिया जाता है, नहीं भाई ऐसा कोई बात नहीं है। राज्य धर्मों को नागरिक के निजी मामलों के रूप में मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता, यह बात बिल्कुल सही है। देखिए अगर जो भी देश कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं या पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, हम सेकुलरिज्म कंट्री हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि राज्य धर्मों को नागरिक के निजी मामलों के रूप में मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है। निजी मामले का मतलब ये होता है कि अंतःकरण के आधार पर व्यक्ति अपने किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है। ये जो होता है उसका निजी मामला होता है, इसमें इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि नहीं वह इस धर्म इस पंथ के हैं, ठीक है। तो ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए धर्मनिरपेक्ष यानी कि जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, यानी हमारे संविधान में ये शब्द था ही नहीं। तो भारतीय संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों 1976 में, तो इसमें इस पंथ निरपेक्ष के साथ साथ दो और शब्द जोड़ दिए जाते हैं ना। पंथ निरपेक्ष तो जोड़ा ही जाता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि पंथ निरपेक्ष के साथ साथ जो दो और शब्द जोड़ा जाता है समाजवादी, है ना। क्या होता है? समाजवादी, और एक होता है अखंडता, ठीक है। एक होता है अखंडता। ये जो होते हैं तीन शब्द जोड़े जाते हैं, यानी कि सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। यह तीन शब्द जोड़कर हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन भी कर दिया जाता है, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया जाता है। तो हम कहते हैं कि हम कैसे हैं? हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, यानी कि हमारा कोई राजधर्म नहीं है। हमारा देश, हमारा भारत कोई भी राजधर्म घोषित नहीं करता। हम सेकुलर कंट्री हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोगों को समान संरक्षण, समान अवसर, समान प्रोत्साहन, सबको अपने धर्म को अनुसरण करने की यहाँ पे स्वतंत्रता दी जाती है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया क्योंकि यह एक शुभ दिन माना जाता है। इस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए जब हम लोग देखते हैं कि हम एतद द्वारा अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, क्या होता है समझिएगा, 26 नवंबर ये जो 1949 की जो डेट होती है, इस दिन हम क्या करते हैं? आंशिक रूप से अंगीकृत करते हैं ना, आंशिक रूप से लागू करते हैं। और उस दिन सिर्फ 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे इस 26 नवंबर 1949 के दिन, ठीक है। यानी कि पूर्ण तो कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, मगर हमारा संविधान जो होता है पूरी तरह से जो लागू होता है दोस्तों, यह लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो आखिर ये जो बीच की जो डेट है 2 महीने की, आखिर क्यों इसे रोका गया? जब हमारा संविधान बन भी जाता है
और आंशिक रूप से लागू भी हो जाता है इवेंट, और 16 अनुच्छेद उस दिन लागू हो जाते हैं 26 नवंबर को। तो फिर आखिर क्यों इसे 2 महीने लेट किया गया, यही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये कांग्रेस ने इसे इसलिए चुना गया था 26 जनवरी की डेट कि इसी दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। देखेंगे कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था रावी नदी के तट पर, देखेंगे नेहरू जी झंडा फहराए थे, तो ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे। और ये 1930 वाली जो डेट होती है, ये 26 जनवरी की, इस डेट को यादगार डेट बनाने के लिए ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं, ये संविधान सभा से विशेष आग्रह करते हैं और कहते हैं कि हमारे संविधान को, जैसे अभी तक बिना संविधान के रहे हैं हम, 2 महीने और लेट करके इसे लागू किया जाएगा। तो ये 26 जनवरी वाली जो डेट होगी हमारी, एक यादगार डेट जो बनाते हैं, ये हमारे ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हो जाएगी। यानी ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज करने के लिए ही ये 2 महीने लेट किया जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पे 26 जनवरी 1950 को यह पूरी तरह से लागू किया जाता है। कारण यही था कि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया था। ठीक ना, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ सुमेलित करने की बात की गई दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। जब सुमेलित करने जैसे कोई बात आती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब देखते हैं कि संघ शक्ति समिति, प्रांतीय समिति, नियम समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर बात किया जाता है कि जैसे हमारे संविधान के निर्माण के दौरान बहुत सारी समितियाँ थी, 20 से ज़्यादा छोटी बड़ी सभी समितियाँ थीं, तो हर एक समितियों का कुछ अलग अलग काम था। तो उसमें जो समिति थी उस समिति के अलग अलग अध्यक्ष भी थे। तो उन्हीं अध्यक्ष के एक साइड दिया, एक साइड उस समिति का नाम दिया है, और इन्हीं को मिलान करके हमें कोड के माध्यम से पता करना, सुमेलित करना। देखते हैं हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए संघ शक्ति जो समिति थी दोस्तों, जो संघ शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1 का 3 हो गया। प्रांतीय समिति थी, यानी प्रांतों को एक करने का काम किसने किया था? यानी जो अलग अलग प्रांत थे उन प्रांतों को मिलाकर एक करने का काम जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। तो दूसरे का बी का क्या हो जाएगा? वह बी का हो जाएगा 4, है ना, 4 नंबर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम समिति जो थी, नियम समिति के जो ये अध्यक्ष थे नियम समिति के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति जो थी एच.सी. मुखर्जी रहते हैं 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यानी यहाँ कहा गया है कि जो संघ शक्ति समिति थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष थे, प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, और नियम समिति जो थी उसके राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, और अल्पसंख्यक हेतु जो उप समिति थी उसके एच.सी. मुखर्जी होते हैं। ठीक है, ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। ये एक साइड दिया था वो जो समिति थी, और दूसरे साइड जो दिया गया था उसके अध्यक्ष की बात की गई थी। इस तरह से आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हम लोग का अगला क्वेश्चन होगा आज का। हाँ, अगला क्वेश्चन जो बनेगा उसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, भारत के लिए एक संघीय ढांचा सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? दोस्तों भारत का जो संघीय ढांचा है किसके द्वारा रखा गया था? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो दोस्तों भारत के लिए एक संघीय ढांचा सबसे पहले जो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था इसी के तहत रखा गया था। क्योंकि देखिए हमारे संविधान में 70 से 75% चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? यहीं से ली गई हैं। तो हमारे भारत के लिए एक संघीय ढांचा का सबसे पहले जो प्रारूप तैयार किया गया था, जो एक प्रारूप रखा गया था, वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही रखा गया था। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या लगेगा? 1935। ठीक है, आइए आज के अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न जो होगा आपके सामने होता है स्क्रीन बोर्ड पर, ये कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है? ठीक है, ये कौन सा कथन सही नहीं है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन जब बनता है तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं ना, और यहाँ गलती नहीं होनी चाहिएगा। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे जो पूछा गया है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, बिल्कुल सही होता है दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 जो प्रथम बैठक हुई थी, ये बात बिल्कुल सही। इसी दिन अस्थायी जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरी बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है, उस दिन जो अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। देखिए जो पहली बैठक होती थी, इस पहली बैठक में कितनी महिलाएं भाग ली थीं? वह महिलाएं थी 10 महिलाएं। देखिए टोटल महिलाएं, अगर कभी पूछता है कि हमारे संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी, तो 15 थी। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, इस प्रथम बैठक में 10 महिलाएं भाग ली थी, बिल्कुल सही है। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, यही बात देखिए हम अभी लिखे हैं ऊपर, है ना। ये भी बात बिल्कुल सही है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे पहली बैठक के? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस बैठक में महिलाएं कितनी भाग ली थी? 10 महिलाएं भाग ली थी, जबकि संविधान में पूरी टोटल तो 15 थी, मगर इन 15 में से कितनी 10 महिलाएं भाग ली थी, ये भी बात बिल्कुल सही है।
और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। सही है। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इस क्वेश्चन में जो आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ऑप्शन नंबर बी कैसे बनेगा देखिएगा। बी, इस बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है दोस्तों, जबकि बहुत सारी बुक 211 लिखती हैं, 208 भी लिखती हैं, मगर दोस्तों जो सदस्य थे यानी संविधान सभा में, ये होता है 207 सदस्य थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डाटा है। इंपॉर्टेंट डाटा का मतलब ये होता है कि ये हम लोग अगर इसे देखेंगे, आपको अगर कोई कहेगा कहाँ लिखा गया है, तो एक संसद की बहस, एक पुस्तक है संसद की बहस, बहुत मोटी पुस्तक है, तकरीबन बहुत मोटी है। वो हमारे भारत सरकार की लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे वो भारत संविधान की ओरिजिनल बुक है। और इसके जो पृष्ठ नंबर होता है 2.2 करके जो है पृष्ठ नंबर, इसी पृष्ठ नंबर पे दिया गया है कि जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, उस प्रथम बैठक में कुल सदस्य की संख्या 207 थी, न कि 208 और 211 नहीं थी। इस तरह ये कथन क्या है, सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इस बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था, ये बात गलत है। भाग कितने लिए थे, 207 लिए थे, न कि 211। तो आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, तो पसंद आ रही है तो दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताइए कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर दोस्तों, लव यू ऑल, गुड नाइट।